जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। सर क्रीक वाले एरिया के पास पाकिस्तान की मिलिट्री बढ़ा रही है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर। एक बार फिर से स्वदेशी छोड़ विदेशी स्नाइपर राइफल को किया जा रहा है इंपोर्ट। भारत के आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड अब एक्सपोर्ट मार्केट पर कर रही है काम और पीओके के लोगों ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ही किया एक्सपोज। तो जैसे कि तय था, आज गुरुवार को भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने विजयदशमी और दशहरे के खास अवसर पर भारत के भुज सेक्टर को विजिट किया था और उनके इसी विजिट के दौरान शस्त्र पूजा भी की गई थी। बाकी अपने संबोधन में भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के लिए एक वार्निंग भी जारी करी है, खास करके सर क्रीक रीजन के पास पाकिस्तान के रिसेंट मिलिट्री बिल्डअप को लेकर। और ये भी स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर पाकिस्तान कोई भी मिस एडवेंचर करने का प्रयास करेगा तो उसका जवाब इतनी मजबूती से दिया जाएगा कि वो हिस्ट्री और जियोग्राफी दोनों को ही बदल के रख देगा। भारतीय रक्षा मंत्री का कहना था कि स्वतंत्रता के 78 वर्षों के बाद भी सर क्रीक वाले एरिया में सीमा विवाद अभी भी सुलग रहा है और भारत ने बातचीत के जरिए इस मुद्दे को सुलझाने की कई सारी कोशिशें करी हैं, लेकिन पाकिस्तान की नीयत में खोट है, उसकी नीयत साफ नहीं है। और जिस तरह से पाकिस्तानी सेना ने हाल ही में सर क्रीक से सटे हुए इलाकों में अपने सैन्य ढांचों का विस्तार किया है, तो उससे उनकी नीयत साफ जाहिर होती है। और आपको स्पष्ट करते कि भारतीय रक्षा मंत्री की जो स्टेटमेंट है खास तौर पर उस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करती है कि किस तरह से जो पाकिस्तान है वो सर क्रीक वाले एरिया के पास अपने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बहुत तेज़ी से एक्सपेंड कर रहा है, जो कि काफ़ी सेंसिटिव जोन में आता है। और इसलिए भारतीय रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को उसके किसी भी मिस एडवेंचर के लिए वार्न किया है और साथ में ये भी कहा है कि पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि क्रीक के माध्यम से एक रास्ता कराची पासेस में भी जाता है। बाकी 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की फोर्सेस किस तरह से लाहौर तक पहुंच गई थी, तो ये तो पाकिस्तान को याद ही होगा। और बाकी आज भारतीय रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर पर भी कुछ स्टेटमेंट्स दी, जिस पर उनका कहना था कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के डिफेंस सिस्टम को पेनिट्रेट करने के कई सारे असफल प्रयास किए थे, लेकिन भारत की मिलिट्री ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस एपरेटस को एक्सपोज करके रख दिया और इससे दुनिया को एक संदेश भी दिया कि इससे विरोधी को भारी नुकसान हो सकता है। और भारतीय रक्षा मंत्री ने इस बात को दोहराया कि कैसे पाकिस्तान ने लेह से लेकर सर क्रीक वाले एरिया तक भारत के डिफेंस सिस्टम्स को पेनिट्रेट करने का प्रयास किया था। द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र पुलिस ने अपनी एलीट कमांडो यूनिट फोर्स 1 के लिए पिछले सप्ताह यूएस मेड बैरेट मल्टी रोल एडेप्टिव डिजाइन स्नाइपर राइफल्स और उससे जुड़ी हुई एक्सेसरीज की खरीद के लिए 5 करोड़ रुपीस का ऑर्डर प्लेस किया है और जिसके तहत टोटल इस तरह की 15 स्नाइपर राइफल्स ली जाएंगी। और इस तरह के जो ऑर्डर्स है वो गृह मंत्रालय की उस सिफारिश के बावजूद किए गए, जिसमें गृह मंत्रालय का कहना था कि स्टेट पुलिस फोर्सेस की जो खरीद नीति है, यानी कि जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है, वो सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस के अनुरूप ही होनी चाहिए और इसमें मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। पर खैर, महाराष्ट्र पुलिस ने 15 यूएस मेड स्नाइपर राइफल्स के लिए ऑर्डर्स प्लेस किए हैं, जिसकी वैल्यू 5 करोड़ रुपीज़ है और इस ऑर्डर में स्नाइपर राइफल्स के साथ उससे जुड़ी हुई एक्सेसरीज और करीब 30,000 एम्यूनेशन के राउंड्स की खरीद भी शामिल है। और ये ऑर्डर प्लेस किया गया ह्यूज प्रिसीशन मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो कि यूएस फर्म बैरेट फायर आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग की इंडियन पार्टनर है। बाकी ये इंडियन कंपनी इन राइफल्स को पार्ट्स में इंपोर्ट करेगी, फिर उन्हें भारत में असेंबल करेगी, यहाँ पैक करेगी और कहा जा रहा है कि ऐसा करके वो मेक इन इंडिया रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं। पर रिक्वायरमेंट पूरी कैसे हो रही है सिर्फ असेंबली और पैकिंग करके, वो तो खैर इन्हें पता होगा। और जबकि इंटरेस्टिंग बात यह कि भारत की ट्रिपल डिफेंस जैसी कंपनीज हैं जो कि इसी तरह की या इससे भी बेटर क्वालिटी की स्नाइपर राइफल्स को बना रही हैं, पर फिर भी पता नहीं क्यों उनसे ऑर्डर्स प्लेस नहीं किए जा रहे हैं। बाकी द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र पुलिस ने जो ऑर्डर प्लेस किया है तो उसमें हर एक राइफल की कॉस्ट लगभग 14.75 लाख करोड़ रुपीज़ है, जिसमें 11% की कस्टम ड्यूटी और 18% का जीएसटी भी शामिल है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के डिफेंस पीएसयू आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड तो अभी अपने प्लेटफॉर्म्स को ग्लोबल लेवल पर ले जाने पर काम कर रहे हैं और जिसके तहत कंपनी को कुछ ऐसे चैनल पार्टनर्स की तलाश है जो कि इंटरनेशनल मार्केट में उनके प्रोडक्ट्स को मार्केट करें। और आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड अफ्रीका, वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया और साउथ ईस्ट रीजन में पार्टनर्स की तलाश में है। और कंपनी के एक्सपोर्ट लिस्ट में आर्मर्ड प्लेटफॉर्म्स, स्पेयर पार्ट्स और सपोर्ट सर्विसेज भी शामिल हैं। बाकी ये जो इनिशिएटिव है ये भारत सरकार के एक्सपोर्ट ग्रोथ पॉलिसी के तहत है। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड है तो ये मेन बैटल टैंक्स, इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स, CBRN व्हीकल्स, तो इस तरह के कई अलग अलग वैरायटी के आर्मर्ड प्लेटफॉर्म्स को मैन्युफैक्चर करती है। कोची बेस्ड भारत के एक मरीन रोबोटिक स्टार्टअप जिसका नाम है IROV, तो इन्होंने भारतीय नौसेना से 47 करोड़ रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त किया है
और जिसके तहत वे भारतीय नौसेना को एडवांस्ड अंडर वाटर रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल सप्लाई करेंगे। और IROV के जो ये अंडर वाटर ROVs हैं तो ये फील्ड टेस्टेड हैं और इन्हें डीप वाटर चैलेंजिंग एनवायरनमेंट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये 300 मीटर की गहराई तक जा सकते हैं और इन्हें हाई डेफिनेशन के कैमरास, डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स, अंडर वाटर सर्विलियंस, रिकॉनासेंस और एसेट इंस्पेक्शन जैसे टास्क के लिए मैनिपुलेटर से भी इक्विप्ड किया गया है। इसके अलावा एक अपडेट ये सामने आई कि पहले तेजस मार्क 1 फाइटर जेट ने अपने वेपन इंटीग्रेशन ट्रायल्स को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें तेजस मार्क 1 फाइटर से अस्त्र मिसाइल और एस्टर मिसाइल्स की फायरिंग कंडक्ट की गई थी। यानी कि पहला तेजस मार्क 1 फाइटर है वो बेहद ही जल्द भारतीय वायुसेना को हैंडओवर किए जाने के लिए तैयार है। पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के अत्याचारों के खिलाफ POK में जो विरोध प्रदर्शन है वो अभी भी लगातार जारी है। और इसी बीच JKNIA के चेयरमैन महमूद कश्मीरी ने एक आरोप लगाया है, जिसमें उनका ये कहना है कि पाकिस्तान सरकार POK के लोगों के साथ पिछले 78 सालों से जुल्म कर रही है। और उनका ये भी कहना है कि यहाँ के लोगों को ना तो बुनियादी सुविधाएं मिलती हैं और ना ही उनको अपने ही रिसोर्सेज पर कोई अधिकार मिलता है। और न्यूज़ 18 के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में महमूद कश्मीरी का ये भी कहना था कि पाकिस्तान सरकार ये प्रचार करती रही कि POK में प्रदर्शन भारत की फंडिंग से हो रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि लोग अस्पताल, रोजगार और अपने संसाधनों पर हक जैसे बुनियादी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। और उनका ये भी कहना है कि पाकिस्तान के इन आरोपों को लोगों ने जूते की नोक पर रखा है। और जब हालात इतने बिगड़े कि स्थानीय पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया, तो पाकिस्तान से आए सुरक्षा कर्मियों ने न सिर्फ प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई बल्कि POK के पुलिस कर्मियों को भी पीटा। और उनके मुताबिक पाकिस्तान की ओर से करीब 2000 सुरक्षा कर्मियों को POK भेजा गया था और अब तक 15 से 20 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और सैकड़ों घायल हैं। बाकी उनकी तरफ से भी बताया गया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक कमेटी बनाई है जो POK अगर बातचीत करना चाहती है, लेकिन हमारी साफ शर्त है कि पहले उन सुरक्षा कर्मियों को गिरफ्तार किया जाए जिन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई। और उन्होंने ये भी कहा कि ये लोग दहशतगर्द हैं और इन्होंने POK में दहशत फैलाई है और जब तक इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक बातचीत का प्रश्न ही नहीं उठता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक तरफ पाकिस्तान POK के हालातों के लिए भारत को ही जिम्मेदार ठहरा रही है और पाकिस्तान को तो हर बार यही लगता है कि ये राखी साजिश है, लेकिन सच तो यही है जो कि POK के लोग ही कह रहे हैं कि ये सब POK के लोगों पर पाकिस्तान की मिलिट्री, पाकिस्तान की गवर्नमेंट इतने वर्षों से अत्याचार करते आई है, तो ये उसके खिलाफ उठी आवाज़ है। और जबकि अदुरन लाइन में अफगान तालिबान फोर्सेस और पाकिस्तानी आर्मी के बीच भी एक हैवी क्लैश होने की रिपोर्ट सामने आई है। हालांकि इस पर अभी पूरा अपडेट आना बाकी है, लेकिन क्विक अपडेट्स के लिए आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2002 में जम्मू कश्मीर के पुंछ में ऑपरेशन रक्षक के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए कैप्टन दिलीप कुमार झा वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 2007 में जम्मू कश्मीर में ही एक ऑपरेशन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर दिनेश रघुरमन और मेजर के प्रभाकर विनय ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। मेजर दिनेश को मरणोपरांत अशोक चक्र से और मेजर के प्रभाकर को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि 7 पैरा SF का निकनेम क्या है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।